अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome you all in this video, exam focused video of CFEP 5 Advanced Taxation. I am your facilitator मुनीर मोहम्मद शफ़ी और हम आज डिस्कस करेंगे इस पेपर की एग्ज़ाम टेक्निक. What are the common reasons of failure of this very important paper? और ज़रा हम गो थ्रू करेंगे लास्ट अटेम्प्ट का पेपर भी और हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने क्या कॉमन मिस्टेक्स कमिट की, एग्जामिनर की क्या शिकायत हैं और ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसे एरियाज विच आर वेरी मच रिपेटिटिव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज एरियाज is almost in every attempt and still the students are unable to grasp those areas. ठीक है, जब हम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बेटा इंशाल्लाह ताला फिर इस पेपर को पास करना आसान हो जाएगा. बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, आते हैं, सर ये पेपर नहीं निकल रहा, सर ये पेपर इतने अटेम्प्ट से होकर नहीं निकल रहा, क्या करें क्या करें क्या करें कैसे करें. तो भाई वी should focus on the key aspects of passing this paper. सबसे पहले हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि कैसा रहता है इसका पासिंग रेशो, कैसा रहता है, क्या कॉमन रीजंस हैं इस पेपर के फेलियर के. चलिए, हमें बताया है तो एडवांस लेवल का पेपर CFEP 5 एडवांस टैक्सेशन, तो जाहिर सी बात है कि examiner is expecting a very advanced level knowledge, advanced level skills, advanced level understanding from you in taxation. CAF 6 का लेवल नहीं है ये लोअर लेवल नहीं है कि आपको आसान पेपर दिया जाएगा. You should be prepared for the tough paper. चलिए, पासिंग रेशो कितना रहता है हमें पता है कि जब ये पहली अटेम्प्ट थी, जब ये ओपन बुक हुआ, द पासिंग रेशो वॉज 6%. उसके बाद पासिंग रेशो बहुत अच्छा हो गया, मोर देन 40%. तो स्टूडेंट्स ने कहा अब तो हलवा हो गया पेपर हमारे लिए, ओपन बुक की वजह से अब एग्जामिनर जो है ना अब आसान पेपर दिया करेगा. नेक्स्ट अटेम्प्ट आई विंटर 2020 की, पैथेटिक पासिंग रेशो 10% ओनली. अच्छा, कई बच्चे आए मेरे पास जो हमारे स्टूडेंट भी थे, उन्होंने कहा सर हमें पता ही नहीं लगा कि हमारा पेपर क्यों फेल हुआ है. What is the reason of the failure? What is the reason of the failure? ठीक है, so we will discuss the reasons of the failure, specifically speaking about the last attempt. काफ़ी बच्चे रीसेट कर रहे होंगे ना, 10% सिर्फ पास हुए, only 10% पास दिए पेपर. इसका मतलब क्या है, 90% रीसेट कर रहे होंगे लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे, प्लस जो एडिशनल इस अटेम्प्ट में दे रहे हैं वो भी. तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उनकी गलतियाँ डिस्कस करेंगे तो जो पहली दफ़ा अटेम्प्ट दे रहे हैं they will also be very much vigilant that yes we are not supposed to commit these follies, these mistakes, otherwise हमारा भी वही हाल होगा जो पिछले अटेम्प्ट बच्चों का हुआ था. चलो, एग्जामिनर कहता है आंसर्स लैक्ड कंप्लीटनेस. अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सिनेरियो, उसके 7 मार्क्स हैं, एग्जामिनर कह रहा है द आंसर्स लैक कंप्लीटनेस. आपने सारे एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर ही नहीं किए, आपने सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया. अब जब हम पेपर देखेंगे मैं उसके ऊपर फिर एम्फेसाइज करूंगा कि सारे एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर नहीं किए से क्या मुराद है, किस तरह से हम आंसर को प्लान करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने आंसर को प्लान करना है, किस तरह से आपने अपने थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करना है. क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एक दफ़ा एग्जाम की रिक्वायरमेंट को पढ़ा, छोटे से सिनेरियो को पढ़ा और आपने लिखना शुरू कर दिया, बस आओ देखा ना ताओ लिखना शुरू कर दिया, नाउ योर आंसर विल नॉट बी कंप्लीट बिकॉज देयर शुड बी अ चेन ऑफ थॉट प्रोसेस. स्कैन करना है आपने, वेदर दिस क्राइटेरिया एग्जिस्ट, ये है, जो नहीं है उसके बारे में आप मत लिखें, जो है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा. लेकिन वो चेकलिस्ट जरूर स्कैन करनी है, वो थॉट प्रोसेस जरूर अपने जहन में बनाना है, सो दैट नो इंपॉर्टेंट एलिमेंट has been missed out. ठीक है भाई. पुअर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड स्किल्स, कितनी अजीब बात है. यानी कि एडवांस लेवल के बच्चे को एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास आपकी नॉलेज जो है ना वो कचरा नॉलेज है आपके पास, आपको नॉलेज नहीं पता था
कैसी बातें कर रहे हैं एग्जामिनर सर, अब तो हमारे पास इतना कंटेंट है, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, फिजिकल भी पढ़ रहे हैं, फिर टीचर्स 200 घंटे के 250 घंटे के लेक्चर्स हमें दे रहे हैं पोर्टल के ऊपर देखने के लिए। माजरत के साथ बच्चों, आई बिलीव दिस इज द पॉइंट विच हैज मेड यू पीपल डम्ब। क्यों? क्योंकि आप लोग बड़ा कंप्लेसेंट हो गए ना, भाई इस तरह से कर लो, ये जो टीचर बता रहे हैं 10 सवाल करा दिए, 20 सवाल करा दिए, 25 सवाल करा दिए, ये अप्रोच है। ओ भाई समझ के तो कर लो, कॉन्सेप्ट्स तो अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, कॉन्सेप्ट पे तो फोकस कर लो। भाई 5 सवाल की वीडियो देख लो, 5 सवाल की वीडियोस देख लो, लेकिन ढंग से तो देख लो। जो चीज समझ नहीं आ रही टीचर से पूछ तो लो। 25 सवाल की वीडियो देख ली आपने, 30 सवाल की वीडियो देख ली आपने, 250 घंटे की वीडियोस देख ली आपने, खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो भाई टीचर ने किया है, वो टीचर की प्रैक्टिस है, तुमने घर पे क्या प्रैक्टिस की? तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जहां लैकिंग है, हैव यू कंसल्टेड विथ योर टीचर? नो। तो ये चीज एक्सपोज हो जाती है जब पेपर आता है ना, और जब सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर आते हैं तब ये चीज एक्सपोज हो जाती है। यू आर अनेबल टू लिंक थिंग्स अप। ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत ज्यादा लिंकिंग है एंड यू नो दिस वेरी वेल। ओवर रिलायंस ऑफ ऑर्डिनेंस, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा भी है कि चूंकि जब हमने पेपर दिया था ओपन बुक नहीं था, अब ओपन बुक है। नाउ द स्टूडेंट्स कैरी ऑर्डिनेंस विद देम इन द एग्जामिनेशन। सो व्हाट माय बिलीफ इज, व्हाट आई थिंक इज, स्टूडेंट थोड़ा सा ईजी लेने लग गए इन चीज़ों को। भाई ऑर्डिनेंस तो हमारे साथ है ना, अब कुछ रटना थोड़ी, अब कुछ याद थोड़ी करना है। पहले जाहिर सी बात है हमें पूरा टेक्स्ट याद करना पड़ता था, टेक्स्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स को बाय वर्ड बाय हार्ट याद करना पड़ता था, पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन ऑब्वियसली पूरे कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ता था। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी थी हमारे लिए। वी डिडंट हैव एन ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि हम ऑर्डिनेंस लेकर जा रहे हैं और उसको खोलेंगे और देखेंगे। आज बच्चे के पास ऑप्शन है, तो वो क्या करता है, बस कुछ भी याद नहीं आएगा, सरसरी सा पढ़ लो, याद नहीं आएगा, ऑर्डिनेंस खोल लेंगे। अबे भाई आप 3.25 घंटे में ऑर्डिनेंस खोलोगे, ढूंढोगे, खोलोगे, देखोगे, लिखोगे, you will be killing your precious paper exam time। ऐसे नहीं होता बच्चा। ऑर्डिनेंस आप जो ले जा रहे हो वो इस चीज के लिए नहीं ले जा रहे हो कि अगर कोई छोटा सिनेरियो आएगा then you would be opening the ordinance and you would be referring the law, अब उधर से चीट करोगे, छापोगे। No, you cannot। वो तो बहुत लंबा सेक्शन है। आपको तो सिनेरियो के हिसाब से रेलेवेंट क्रक्स अप्लाई करना है and you need to simply move forward। बात आती समझ में? वर्ड टू वर्ड वर्डिंग्स छापनी नहीं है आपने, तो सर फिर ऑर्डिनेंस का फ़ायदा क्या है? ऑर्डिनेंस, मैं हमेशा ही कहता हूँ बेटा, ऑर्डिनेंस का फ़ायदा कहाँ है? ऑर्डिनेंस का फ़ायदा वहाँ है जहाँ नंबर 1 आपको कोई लिमिट देखनी हो, नंबर 2 कोई रेट देखना हो, नंबर 3 कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, अब आपको देखना है कि भाई वो कौन से शेड्यूल में आ रही है, एग्जाम सप्लाईज के शेड्यूल में आ रही है, जीरो रेटेड के शेड्यूल में आ रही है, थर्ड शेड्यूल में आ रही है, कहाँ फॉल कर रही है, एफईडी के अंदर, सेल्स टैक्स के अंदर अगर कोई आइटम है, यू नीड टू सर्च इन द रेलिवेंट शेड्यूल कि ताकि उस पर क्या रेट होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। भाई ये मकासद हैं इस ओपन बुक के, आसान हो गई चीज़ आपके लिए। लेकिन डोंट थिंक कि अगर कोई शॉर्ट सिनेरियो आएगा, और आप उसको पेपर खोल के जो है ना, पहले सॉरी बुक खोल के आप पहले उसका लॉ देखोगे, उसको पढ़ोगे, समझोगे, अच्छा ये बात थी, अब आओ इसको अप्लाई करते हैं, तुम्हारा पेपर ही पूरा नहीं होगा बेटा। ठीक है, ओवर रिलायंस मत करो। प्रिपेयर एज इफ दिस ऑर्डिनेंस विल नॉट बी विथ यू इन द एग्जामिनेशन। दैट्स इट। ठीक है, पुअर टाइम मैनेजमेंट always comes from lack of practice। Once again, I am repeating, poor time management always comes from lack of practice। When you will practice the entire paper, then only you will be able to manage your time efficiently in the examination। बात आती है समझ में? टाइम मैनेजमेंट, एक बच्चा आज तक उसने पूरे पेपर को मैनेज किया ही नहीं, अटेम्प्ट किया ही नहीं। मुझे पहले कौन सा सवाल करना है, बाद में कौन सा सवाल करना है, पहले तो उसी सोच में पड़ गया, करूं क्या, कौन सा सवाल उठाऊं। ठीक है, तो अगला सवाल उसी के ऊपर है, पेपर सीक्वेंस। सर हो क्या सीक्वेंस हमारी?
हमने पहले सवाल उठाना कौन सा है, पहले सवाल अटेम्प्ट करना कौन सा है। अच्छा देखो बेटा, 99% ऑफ द टाइम आई ऑलवेज रेकमेंड attempt that question on top priority in which you feel you have the expertise, आपका प्रो लेवल है, प्रो लेवल। फॉर एग्जाम्पल अभी जो लास्ट राउंड का पेपर था, इसमें एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो पहला सवाल था जो कि कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट जिसमें इन्वॉल्व थे, उसमें स्टूडेंट्स ने रीजनेबली वेल परफॉर्म किया, यानी कि जो पासिंग रेशो था, उस सवाल का पासिंग रेशो था वो अराउंड 50% होगा, 40 to 50% था शायद, ठीक है, एज फार एज आई कैन रिकॉल। इसका मतलब कि स्टूडेंट्स आर जनरली गुड एट कंप्यूटिंग थिंग्स अप, यू कैन अटेम्प्ट इट फर्स्ट बिकॉज यू आर गुड एट इट। व्हेन यू आर गुड एट इट और आपने उसको पहले अटेम्प्ट किया, आपने मार्क्स जल्दी जल्दी गेन कर लिए, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, हाँ अब मैं पासिंग लाइन के, पासिंग बाउंड्री के करीब पहुंच रहा हूँ। आपकी टेंशन कम होना शुरू होगी, जब टेंशन कम होना शुरू होगी तो बाकी सवाल भी अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई से दैट आई एम गुड एट कंप्यूटेशनल क्वेश्चंस, तो मैंने पहला सवाल कर लिया, सेल्स टैक्स का सवाल कर लिया। पहला सवाल मेरे ख्याल में 12-13 मार्क्स का था, सेल्स टैक्स वाला सवाल शायद 19-20 मार्क्स का था। तो यार आपने 31-32 मार्क्स तो ले लिए ना, नहीं ले लिए, 31-32 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया, और अगर किसी ने अच्छा कर लिया तो ही इज डन विद द 25 मार्क्स। दैट मीन्स हाफ ऑफ द पासिंग बर्डन इज गॉन। तो सर मैं वो सवाल पहले अटेम्प्ट करूंगा जिसमें मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन मैं सबसे अच्छा किस में हूं ये मुझे कैसे पता लगेगा? मैं पहले प्रैक्टिस तो कर लूं घर पे। मुझे लगता है मैं कंप्यूटेशन में अच्छा हूं, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी और मैं फंस गया कंप्यूटेशनल क्वेश्चन के अंदर। और अब मैंने उस कंप्यूटेशनल क्वेश्चन के ऊपर 15 मिनट की जगह आधा घंटा लगा दिया। माई एंटायर पेपर विल रुइन अप, पूरा पेपर जनाजा निकल जाएगा मेरे पूरे पेपर का। डोंट डू दिस। अटेम्प्ट एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट्स फुल फ्लैश पेपर्स। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपने की होगी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अटेम्प्ट 2-3 लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स पेपर फुल फ्लैज, ठीक है, ज़रूर करोगे अटेम्प्ट, ठीक है। वही बात, ये कुछ मोटी मोटी बातें थी, ये जनरल बातें थी। माशाल्लाह आपने इतने अटेम्प्ट्स दिए, इतने पेपर्स दिए हैं। दीज एलिमेंट्स, you know these elements very well. These are the common reasons of failure, common reasons of failure. अच्छा भाई, अब हम डिस्कस करेंगे एजेंडा क्या है। एजेंडा क्या है कि ठीक है भाई, हमें पता है सर पेपर कैसे करना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये रिपीटेटिव बातें हैं कि हर टीचर कर रहा होता है वीडियो के अंदर। वी विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट। क्या डिफरेंट? हम ज़रा समरी वे में एक समरी डीब्रीफ देखेंगे विंटर 2020 के अटेम्प्ट की, एक समरी डीब्रीफ देखेंगे। समरी डीब्रीफ क्वेश्चन वाइज देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या गलतियां की और क्या ये गलतियां बनती हैं। गिवन दैट यू हैव 6 months, गिवन दैट फ्रॉम एनी टीचर यू हैव स्टार्टेड फॉर 200 गुड आवर्स, क्या ये गलतियां बनती हैं? और अगर नहीं बनती तो क्यों हो रही हैं? और अगर ये गलतियां हुई हैं तो क्या आपका पास होना बनता है? I don't think so. Okay, so we will be discussing summary debrief of winter 2020 attempt. अच्छा भाई, तो बच्चों अब जो हमारी डिस्कशन होगी which I call a summary debrief of the last attempt paper. So for that you should have winter 2020 attempt question paper in your hands, ताकि इससे आपको बेस्ट फायदा मिले, सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो इस वीडियो की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में होना चाहिए है, ठीक है। अच्छा, आई हैव डन दिस एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी फ्रूटफुल, वेरी फ्रूटफुल, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में स्टूडेंट गलतियां करते क्या हैं, ठीक है। वो समझते हैं ठीक है हम कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे, और दे आर अनअवेयर ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स इन एनी क्वेश्चन। तो अब हम पेपर को रन थ्रू करेंगे, स्किम करेंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। प्रिज्यूमेबली एट द और यू आर ऑलमोस्ट नियर द पेपर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन पेपर इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, यू नो द टेक्निकल नॉलेज, आई अज्यूम, अल्लाह करे। मैं इस वीडियो में नोक पलक दुरुस्त कर रहा हूं, कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं ना नोक पलक दुरुस्त करना,
सर फ़ायदा क्या होगा इसका? इसका फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा? मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट है एंड ही इज़ फेलिंग एट 45, 44, 43, ठीक है, और अब अगर उसने ये वीडियो देख ली, उसको पता लग गया अरे यार यही मिस्टेक्स तो मैं कर रहा था, ये गलती, वरना बच्चे क्या कहते हैं, सर आपकी सोच है आपके भाई ने कैसा शानदार पेपर किया था, ऐसा शानदार पेपर किया था, फेल हो ही नहीं सकता था, एग्जामिनर पागल था, फेल कर दिया। ठीक है, जिससे आप पूछें वो यही बोलता है, जबकि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अब आप लोगों का जब पेपर चेक किया जाए, ऐसी ऐसी गलतियाँ होती हैं कि टीचर का दिल चाहता है अगर आप सामने बैठे हो तो एक दो ज़रा चपत भी लगा दें। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस हाउ पेटी फॉलीज स्टूडेंट्स यूजुअली कमिट ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन। यानी कि अगर ये गलतियाँ ना हो तो सर क्या हम पास हो जाएं? पास नहीं हो जाओगे भाई, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे हम सबसे पहले, और कोशिश करेंगे उसे इतने एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दें। आ जाओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देख लो कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ordinance 2001 and rules made thereunder, compute taxable income, net tax payable for the tax year 2021, a very common requirement। और हमें पता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर ये रिक्वायरमेंट आमतौर पर आती है। ठीक है भाई, शब है। तो इज़ अ गुड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, मैं इस पूरे क्वेश्चन को रीड नहीं करूंगा, मैं की एलिमेंट्स को रीड करूंगा। पगोडा लिमिटेड इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, और उसका P&L आपको गिवन है। सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल चार्जेस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है। बहुत सिंपल सी चीज़ जो स्टूडेंट्स ने इस सवाल के अंदर इग्नोर कर दी होगी और जो एग्जामिनर ने भी आइडेंटिफाई की, वो ये कि स्टूडेंट फेल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज अ फेलियर टू रिकॉग्नाइज मिस्टेक्स कह लो या फेलियर टू रिकॉग्नाइज कह लो, इट इज अ स्मॉल कंपनी। और स्मॉल कंपनी के ऊपर नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्सेशन का रेट नहीं लगेगा बच्चा, स्मॉल कंपनी के ऊपर आप लोग लगाओगे 22% का रेट। ठीक है भाई, स्मॉल कंपनी। टर्नओवर देख लो भाई, इसका टर्नओवर देख लो, स्मॉल कंपनी के लिए टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 250 मिलियन। ठीक है भाई, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो कितनी सिली मिस्टेक थी, कितनी सिली मिस्टेक थी। एग्जामिनर कहता है बच्चों को ये नहीं पता था कि रेट कौन सा लगाना है, अफसोस की बात है। ठीक है भाई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले सेल्स इंक्लूड्स गुड्स वर्थ 11.3 मिलियन नेट ऑफ फॉरेन विदहोल्डिंग टैक्स of rupees 1.832 million exported to customers in Thailand and Malaysia। क्या एक्सपोर्ट सेल्स है? यस, दिस इज एक्सपोर्ट सेल्स, लेकिन सेल की फिगर है क्या? गुड्स वर्थ रुपीज 11.3 नेट ऑफ फॉरेन विदहोल्डिंग टैक्स, नेट ऑफ फॉरेन विदहोल्डिंग टैक्स, नेट ऑफ फॉरेन विदहोल्डिंग टैक्स, यानी कि इसमें से फॉरेन विदहोल्डिंग टैक्स कट चुका है। तो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स क्या होंगी? ग्रॉस सेल प्रोसीड्स क्या होंगी सर? ग्रॉस सेल प्रोसीड्स ये होंगी 11.3 मिलियन के अंदर 1.832 मिलियन को पहले ऐड किया जाए, ये आपकी होंगी ग्रॉस प्रोसीड्स। तो भाई ग्रॉस एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, ठीक है, क्यों निकाली हमने सर? 1% तो हमें प्रोसीड्स पे लगाना है ना, जो रियलाइज्ड प्रोसीड्स हैं, ग्रॉस सेल पे तो नहीं लगाना। हमें ग्रॉस सेल पे तो नहीं लगाना, आपने ग्रॉस अप क्यों करवाया? हमें तो 1% रियलाइज प्रोसीड्स पे लगाना है। बिल्कुल ठीक बात है, 1% आप रियलाइज प्रोसीड्स पे लगाओगे और वही 1% रियलाइज प्रोसीड्स के ऊपर ही विदहोल्ड हुआ है। लेकिन क्या आप बाइफर्केशन नहीं करोगे कॉमन एक्सपेंसेस की? बिल्कुल करेंगे। तो सर वो बाइफर्केशन किस बेस पे होगी? क्या वो प्रोसीड्स की बेस पे होगी? नहीं बेटा, वो सेल्स की बेस पे होगी। ठीक है भाई, तो ग्रॉस एक्सपोर्ट सेल्स नहीं निकाली। ठीक है भाई, अभी कैसी मिस्टेक है सर? ये बहुत बच्चों वाली मिस्टेक है, ठीक है, और शर्मिंदगी वाली मिस्टेक है। उसके बाद टोल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, और अगर मतलब ये कि
किसी ने नहीं निकाली और 11.3 की बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नो दैट्स रॉन्ग, ठीक है। टोल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ऑफ रुपीज 4.69 मिलियन, टैक्स विदहेल्ड बाय एक्सपोर्टर्स अमाउंटेड टू रुपीज 46.9। अच्छा, अब इसको भी क्या किया स्टूडेंट्स ने, एक्सपोर्ट के खाते में डाल दिया, इसको FTR में डाल दिया, इसको डाल दिया होगा, ठीक है। बट वी नो दिस दैट दिस इज स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर मिनिमम टैक्स, ठीक है भाई, मिनिमम टैक्स में कवर होता ही है, सेक्शन 153, अगर आपको याद हो कि ना याद हो, ठीक है भाई। अच्छा भाई, और फिर लोकल सेल्स गिवन है, और लोकल सेल्स पर आपको पता है कि क्या ट्रीटमेंट है, नॉर्मल ट्रीटमेंट है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो हमने क्या भी देख लिया, टोल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, स्पेशल अरेंजमेंट की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए इसको कंफ्यूज ना किया जाए, स्पेशल अरेंजमेंट की कोई बात नहीं हो रही है, स्पेशल अरेंजमेंट की कोई बात नहीं हो रही है कि कोई इनलैंड बैक टू बैक LC वगैरह ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है भाई, MTR में फॉल करेगी। लोकल सेल्स, ठीक हो गई बात। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, अच्छा एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रुपीज 450,000 ऑन परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स रिलेटिंग टू PL's प्रोडक्शन प्रोसेस from the website of a company in USA. No withholding tax was collected from the payment. अच्छा भाई, ज़बरदस्त बात हो गई। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ने क्या किया कि टेक्निकल प्रोफेशनल बुक्स है ना, परचेज ऑफ बुक्स टेक्निकल हो गई, टेक्निकल प्रोफेशनल बुक्स हो गई, अच्छा उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन मिलता है, तो बच्चों ने उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, जबकि क्लियरली लिखा हुआ है कि उस पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट और कलेक्ट नहीं किया गया। तो क्या ख्याल है, अगर कोई विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट डिडक्ट नहीं किया गया तो क्या इन बुक्स से रिलेटेड कोई एक्सपेंस मिल सकता है? नहीं मिल सकता, ठीक है भाई। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स, नो डेप्रिसिएशन बिकॉज नो विदहोल्डिंग। ये एक गलती जो बच्चों ने की। अच्छा, ये कितनी सिली मिस्टेक्स हैं, मतलब ये कोई टेक्निकल मिस्टेक्स तो हो, सिली मिस्टेक्स। अच्छा, फिर सैलरी of rupees 1.06 million paid to 5 newly hired staff members. The appointees are alumni of the class of 2018 of a well-recognized federal government university. They were hired on 1st June 2020 at a monthly emolument of rupees 53,000. अब जो बच्चा जिसने ढंग से प्रिपरेशन की है, जिसने अपने घर पर प्रैक्टिस की है, लॉ को सही से पढ़ा है, उसको ये पता है कि सर इस इंफॉर्मेशन को देने का मकसद ये है कि एग्जामिनर चाह रहा है कि आपको ये पता हो कि इस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है, टैक्स क्रेडिट फॉर पर्सन्स एम्प्लॉइंग फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स, ठीक है भाई। 64C का जो टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, उसकी लिमिट को रिकॉल करने के लिए आप चाहो तो ऑर्डिनेंस खोल लो, ठीक है भाई। लेकिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा ऑन फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स, ठीक है भाई। और हमें पता है इसकी लिमिट क्या है, 15% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज का जो पेरोल होता है और 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, विच एवर इज लोअर, ठीक है भाई। अच्छा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू, ठीक हो गई बात। अच्छा, ऑन 1st of September 2020 PL परचेज ए स्पेशलाइज्ड मशीनरी। अच्छा, ऊपर की जो डेप्रिसिएशन थी उसको अकाउंट फॉर कर लिया, फिर ये जो नीचे वाली डेप्रिसिएशन थी इसको अकाउंट फॉर नहीं किया। एक शिकवा एग्जामिनर का, बच्चों ने सोचा हो गया डेप्रिसिएशन का काम तो तमाम हो गया, ठीक है, तो फिर ये जो मशीनरी परचेज हो रही है इसका क्या करेंगे। अच्छा भाई, और ख़ास लिखा भी है कि द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है भाई। तो इसकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या कर दी, इग्नोर कर दी भाई, इसकी भी तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को कंसिडर करो और जो अकाउंटिंग के एक्सपेंसेस है उसमें से लेस करो। अच्छा भाई, तो ये वाली बात। अच्छा, ये सारी की सारी बात बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक है भाई। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ स्पेशल मशीनरी,
ignored. The total tax depreciation including tax depreciation special machinery ठीक हो गई बात, tax paid under ठीक हो गई 154, all the expenses, cost of sales, shareholders equity. 12 मार्क्स का सवाल था। अब अगर उस 12 मार्क्स के अंदर आप मिसाल के तौर पर किसी ने इन बिल्कुल बिल्कुल सिली मिस्टेक्स में से सिली मिस्टेक्स, मैं सिली मिस्टेक्स कहूँगा और इनको ब्लंडर्स कहूँगा, अगर किसी को स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, नहीं पता, मतलब उसका इस सवाल में पास होना बनता नहीं है। जिसको ये नहीं पता कि अपोर्शन करने के लिए ग्रॉस सेल्स लेनी है, उसका देख सकते हो ना, उसका मार्क्स कटना बनता है। ठीक है भाई, और ये सारी बात है यार, ये जो 3 चीज़ें थी ना, ये तो सीए फाइनल के लेवल की है ही नहीं, ये तो कैफ 6 के लेवल की हैं यार। ठीक है, उसमें भी एग्जामिनर का शिकवा, बच्चे ठीक नहीं कर रहे, अफसोस की बात है। खैर, अगले सवाल के ऊपर आते हैं, जिस पर एग्जामिनर ने कहा कि इस पर बच्चों की, अच्छा फिर एग्जामिनर इस क्वेश्चन के ऊपर फिर ये कह रहा है कि द स्टूडेंट्स हैव मैनेज्ड टू 40-50% स्टूडेंट्स मैनेज टू पास दिस। ठीक है भाई, अच्छा अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जिस पर एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि उसके ऊपर ओनली 2% ऑफ द स्टूडेंट्स, 2-3% ऑफ द स्टूडेंट्स मैनेज्ड टू पास द क्वेश्चन। ऐसा क्या तो क्वेश्चन आया होगा सर, ऐसा क्या तो क्वेश्चन आया होगा, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2, under the provisions of income tax ordinance and rules made thereunder, discuss the tax implication treatment. Tax implication treatment, now this is a very usual general question और examiner का इस पर बहुत फोकस है, आपसे ट्रीटमेंट पूछे क्योंकि ओपन बुक तो दे दी ना उसने आपको। अब वो रटाफिकेशन लॉ पूछ के क्या करेगा, अब उसकी कोशिश ये है कि क्या पूछ ले आपसे, एप्लीकेशन पूछ ले, जितनी ज्यादा पूछ सकता है, जितनी ज्यादा एप्लीकेशन पूछ सकता है। ठीक है भाई, आओ पहला पार्ट। ऑन 30th November 2020, Jamila, a non-filer, gifted a cash check of rupees 100,000 and a gold necklace to her daughter Anjum, who was visiting Pakistan on 3 months vacation after a period of 5 years. अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि इस सवाल को मैं पढ़ के लिखना और सॉल्व करना डायरेक्ट शुरू नहीं कर दूंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? आसान तो लग रहा है, लग तो आसान रहा है। यानी कि 30 नवंबर 2020 को, 30 नवंबर 2020 को, यानी कि टैक्स ईयर 2021 की बातें हो रही हैं। A non-filer gifted a cash check, अंडरलाइन करने वाली बात है ये, गिफ्टेड को अंडरलाइन करना पड़ेगा, रुपीज 100,000 एंड अ गोल्ड नेकलेस, इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा, मोटे एस्पेक्ट्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा, की आइटम्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से उसको प्लान कर सकें। टू हर डॉटर अंजुम, किसको दे रहे हैं, डॉटर अंजुम, अंडरलाइन करना पड़ेगा। हु वाज विजिटिंग पाकिस्तान ऑन 3 months वेकेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years, अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, who was visiting Pakistan on 3 months vacation after a period of 5 years, यानी कि सर इस साल भी रेजिडेंट नहीं है, इस साल भी रेजिडेंट नहीं है। और पिछले सालों के देने का मकसद ये है कि पिछले सालों के नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे भी रेजिडेंशियल क्राइटेरिया फुलफिल हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, जमीला हैड बॉट दिस नेकलेस इन 2017 फॉर रुपीज 325,000। अच्छा भाई, जमीला जो कि वालिदा हैं, जो कि मदर है, उन्होंने ये नेकलेस खरीदा था 2017 में। अच्छा, अंजुम सोल्ड द नेकलेस ऑन द सेम डे एट अ ज्वेलरी शॉप फॉर 475,000, इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात ये बेटा, बात ये है कि वी शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि भाई इसका थॉट प्रोसेस चलना कैसे है, इसकी प्लानिंग होगी। 7 मार्क्स का अगर ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन, जो 4 लाइन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इसके मार्क्स 7 मार्क्स गिवन है, इसका मतलब कि इसका थॉट प्रोसेस आपको ट्रिगर करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस आपको प्लान करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी आपको। प्लानिंग के बगैर आप आंसर ड्राफ्ट नहीं कर सकते। फाइनल लेवल पर आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले मैं प्लान करूंगा और फिर मैं अपने आंसर को ड्राफ्ट करना शुरू करूंगा, वरना मेरा स्ट्रक्चर भी बड़ा हैपहैज़र्ड हो जाएगा। तो सर इस सवाल को पढ़ते के साथ मेरा थॉट प्रोसेस ट्रिगर कैसे होना चाहिए है, इस सवाल को पढ़ते मेरा थॉट प्रोसेस ट्रिगर ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले अब मैं इसकी प्लानिंग पे कुछ बात कर रहा हूँ। किस पे बात कर रहा हूँ? प्लानिंग 2A की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, प्लानिंग में बात क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैंने पढ़ा जमीला नॉन फाइलर गिफ्टेड, हमने कहा सर गिफ्ट की बात हो रही है। फिर गिफ्ट में भी 2 तरह के गिफ्ट आए। एक आया हमारे पास कैश चेक इज मीन्स कैश, ठीक है,
कैश चेक मीन्स कैश, ओपन कैश चेक हो गया, ठीक है। बैंकिंग चैनल कंसिडर नहीं किया जाता, हमें पता ही बात। दूसरा गिफ्ट क्या दिया जा रहा है? गोल्ड नेकलेस। दूसरा गिफ्ट क्या दिया जा रहा है? एक गिफ्ट दिया जा रहा है कैश, दूसरा गिफ्ट क्या दिया जा रहा है? गोल्ड नेकलेस। अच्छा, थॉट प्रोसेस चलेगा कैसे, इसमें बड़ा फोकस रखना है हमें। अच्छा, अब कैश है और गोल्ड नेकलेस है। अब कैश की इंप्लीकेशन जमीला और अंजुम दोनों के एस्पेक्ट से देखनी है आपने। ये जो कैश दिया गया, इसकी इंप्लीकेशन जमीला के लिए, अंजुम के लिए क्या होगी? ठीक है भाई। गोल्ड नेकलेस जमीला के लिए, अंजुम के लिए क्या होगी? जमीले के लिए क्या होगी, अंजुम के लिए क्या होगी? ठीक है भाई। कैश जमीला, जमीला मदर है, कैश दे दिया, ठीक है भाई, सिर्फ गिफ्ट है, कैश आउटफ्लो हो गया, वेल्थ आउटफ्लो हो गई, गिफ्ट कर दिया, बेटी को गिफ्ट कर दिया कैश, कोई मसले की बात नहीं है, दे सकते हैं, याद होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेक्शन। अंजुम को कैश रिसीव हो गया, कैश रिसीव हो गया। अच्छा, अगर सर मदर डॉटर को गिफ्ट करे, मदर डॉटर को गिफ्ट करे, तो क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के परव्यू में आता है? नहीं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के परव्यू में नहीं आता। अगर मदर डॉटर को गिफ्ट कर रही है, देख लो भाई, और तो कुछ नहीं है। अच्छा भाई, बिल्कुल भी नहीं है, यही सीन है सारा के सारा। लेकिन सर हमें याद होगा कि वो गिफ्ट अगर मॉनेटरी गिफ्ट है तो थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए। तो क्या ये मॉनेटरी गिफ्ट है? आंसर इज यस। क्या थ्रू बैंकिंग चैनल है? आंसर इज नो। तो हमने कहा सर ये मॉनेटरी गिफ्ट है और नो, नॉट थ्रू बैंकिंग चैनल। तो सर अब क्या होगा? अब ये होगा टैक्सेबल अंडर IFOS। गोल्ड नेकलेस का क्या करें? तो सर ये भी गिफ्ट है, बिल्कुल ठीक बात। जमीला के पर्सपेक्टिव से देखूं तो क्या ये कैपिटल एसेट है? क्या ये कैपिटल एसेट है? तो सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट का डिस्पोजल है, अपनी बेटी को दे दिया, कैपिटल एसेट का डिस्पोजल है, अपनी बेटी को दे दिया, कैपिटल एसेट का डिस्पोजल है। अच्छा, जो गिवर होता है, जिसके पार्ट पे डिस्पोज हुआ है, अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो कहा गया है कि जिसके पास आ रहा है, जो रिसीवर है, उसके पर्सपेक्टिव से जो इनकम एनालाइज की जाएगी वो IFOS में की जाएगी। लेकिन ये तो गिवर है सर, हाँ गिवर है, लेकिन इसने एसेट तो डिस्पोज कर दिया, और वो एसेट क्या है? गोल्ड नेकलेस, स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट है ये। गोल्ड नेकलेस डिस्पोज किया है सर, कैपिटल एसेट है, बिल्कुल है। लेकिन सर ये ट्रांजैक्शन नॉन रिकॉग्निशन रूल में फॉल करती है, नॉन रिकॉग्निशन, नो गेन और लॉस शैल अराइज। जबरदस्त हो गई बात, ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन सर नॉन रिकॉग्निशन रूल के अंदर फॉल करने की एक और कंडीशन थी, व्हेन रिसिपिएंट इज रेजिडेंट इन द नॉर्मल टैक्स, रेजिडेंट इन द टैक्स ईयर, व्हेन रिसिपिएंट इज रेजिडेंट इन द रेलेवेंट टैक्स ईयर। तो क्या रिसिपिएंट अंजुम रेलेवेंट टैक्स ईयर में रेजिडेंट है? हमने कहा नहीं है। तो सर नॉन रिकॉग्निशन रूल not applicable because of Anjum is non-resident person। जो रिसीवर है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है। क्या ये बातें समझ आती हैं बेटा? अच्छा भाई, अंजुम के एस्पेक्ट से देखो, अंजुम के एस्पेक्ट से देखो, अंजुम के एस्पेक्ट से क्या है ये? सर गिफ्ट रिसीव हुआ है, जबरदस्त बात, जबरदस्त हो गई बात, गिफ्ट रिसीव हुआ है। अच्छा भाई, सर ये जो गिफ्ट रिसीव हुआ है, ये जो गिफ्ट रिसीव हुआ है, नेकलेस का जो गिफ्ट रिसीव हुआ है, क्या ये टैक्सेबल होगा? क्या ये इनकम में जाएगा? हमने कहा देख लो, क्या एज पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्या नॉन मॉनेटरी गिफ्ट अगर मदर अपनी डॉटर को दे रही है
तो क्या ये टैक्सेबल होगा? हमने कहा सर वहाँ पर रिलेशनशिप कवर्ड है, कुछ रिलेशनशिप्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग, चिल्ड्रन, स्पाउस, अगर ये गिफ्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो सर फिर जो रिसीवर है नॉन मॉनेटरी गिफ्ट है, ऐसी बात है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं हो सकता, तो सर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के एम्बिट से बाहर है। क्या ये बातें समझ आती हैं? तो सर जो रिसीविंग एंड है, एक है रिसीविंग एंड और फिर एक है इसका सेलिंग एंड, इसने बाद में इसको सेल भी कर दिया। जब इसने गिफ्ट रिसीव किया तो हमने कहा नॉट टैक्सेबल आउटसाइड स्कोप ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, रिसीविंग एंड भी है इसका और सेलिंग एंड भी है। वहां पर सिर्फ गिविंग एंड था, यहां पे रिसीविंग एंड भी है, सेलिंग एंड भी है। सेलिंग एंड में क्या करेंगे भाई? इसका गेन निकालेंगे सर। जब इसने आगे फर्दर सेल किया इसका गेन निकलेगा। तो सर कैलकुलेशन दो जगह होगी, एक यहां होगी क्योंकि सर मॉनेटरी गिफ्ट तो है, सॉरी मॉनेटरी गिफ्ट की नहीं, यहां पे ये तो कैश है जमीला के पर्सपेक्टिव से, ठीक है भाई। हमने कहा नॉन रिकॉग्निशन रूल नॉट एप्लीकेबल है, तो सर यहां पर एक कैलकुलेशन होगी और ये जब फर्दर सेल करेंगी यहां एक कैलकुलेशन होगी, सिंपल सी बात है। और सर ये जब सेल करेंगी गेन कैसे निकलेगा? जब मिस अंजुम सेल करेंगी गेन कैसे निकलेगा? जब गिफ्ट मिला था उस वक्त की मार्केट वैल्यू देखी जाएगी और वो डीम्ड कॉस्ट होगी। जो जमीला के हाथों में कॉस्ट थी वो इनके लिए कॉस्ट नहीं होगी, इनके लिए कॉस्ट वो होगी, अंजुम के लिए कॉस्ट वो होगी जो एट द डेट ऑफ गिफ्ट, एट द डेट ऑफ ट्रांसफर जो मार्केट वैल्यू होगी, और जब मिला उसी वक्त बेच दिया। यानी कि 475 पर बेचा, वही उस दिन की मार्केट वैल्यू, तो 475 माइनस 475 इनका गेन 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है बेटा? और अंजुम के केस सॉरी जमीला के केस में क्या होगा बेटा? जमीला के केस में क्या होगा? अक्वायर किया था शायद 325 पर, बेच दिया 4, जिस दिन गिफ्ट दिया उस वक्त वैल्यू थी 475, द डिफरेंस वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। क्या बात समझ आती है? थॉट प्रोसेस चलाना है इस तरह से। जब हम ये सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे मार्क्स हमारे हाथों में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चा, मजीद देखते हैं इसको इंशाल्लाह ताला, आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या। इसको डिटेल में समझाने का मकसद ये था कि दिस शुड बी द वे योर थॉट प्रोसेस शुड ट्रिगर। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा भाई, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2B। अब हम जरा क्विकली देखेंगे बिकॉज यू नाउ नो हाउ टू स्कैन, हाउ टू ट्रिगर योर थॉट प्रोसेस। ठीक है भाई, आसान सा पार्ट था, इसके लिए आपको ऑर्डिनेंस रेफर करने की जरूरत पड़ सकती थी। नासिर ब्रदर इज एन AOP engaged in the business of trading consumer goods on on 1st June 2021 NB acquired a vehicle on lease from NBFC for rupees 2.75 million. However, due to serious illness of NB's managing partner, the accountant has failed to file the return of income under section 114 tax year and an updated tax profile for tax year 2020 until now. तो अब आपको इसकी implications बतानी थी कि क्या क्या होगा। ठीक है भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि 182A में क्या लगेगा भाई? AOP के ऊपर सरचार्ज भी लगेगा 10,000 रुपीज़ का। अच्छा भाई, और क्या होगा? कमिश्नर नोटिस भी इशू करेगा टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, और इसके अलावा जो रिटर्न ऑफ इनकम कमिश्नर नोटिस भी इशू करेगा, और उसके आगे का क्या प्रोसीजर होगा? ओपन बुक आपके पास है, ऑर्डिनेंस आपके पास है, आसानी के साथ आप लिख सकते हो। हाँ, जो सरचार्ज है, जो पेनल्टी है, उसके लिए आप जाहिर सी बात है ओपन बुक को यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन इसका प्रोसेस आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कि कमिश्नर आपको नोटिस इशू कर सकता है टू फाइल द रिटर्न विद इन 30 डेज। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर उसके पास क्या रिकोर्स होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर 8 मार्क्स गिवन है, तो इतनी आसानी से नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यूज ऑफ ऑर्डिनेंस विल हेल्प यू आउट। जहां करना है वहां यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन 2C, और ये प्रोसीजरल मैटर है, बहुत आसान सा है, तो इसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की एज सच ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अच्छा, टैक्स पेयर प्रोफाइल की पेनल्टी अलग लगेगी, प्रोफाइल अपडेट ना करने की, रिटर्न फाइल ना करने की अलग लगेगी। ठीक है भाई, ये सारी बातें आपको जहन में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2C। अच्छा, एक और एप्लीकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो नासिर ब्रदर है, नासिर ब्रदर जो बी वाली जो बात है, जो नासिर ब्रदर है। अच्छा एक सेकंड, अब चूंकि देखो इसका नाम ATL में तो नहीं है, ठीक है, इसका नाम ATL में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसने ना तो टैक्स पेयर प्रोफाइल अपडेट की है, ना सेक्शन 114 के तहत रिटर्न फाइल किया है, और इसने व्हीकल अक्वायर की है लीज पर, ठीक है, लीज पर। तो आपको पता है कि ऐसी लीज ट्रांजैक्शन के ऊपर जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अल्लाह भला करे जो लेसी नहीं है, उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स डिडक्ट होगा वो भी 4% का होगा। ठीक है भाई, उसके लिए भी आप ऑर्डिनेंस रेफर कर सकते हैं, ये सेक्शन 231B की इम्प्लीकेशन है, और डिवीजन 7 पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आप उसके रेट को रेफर कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस खोल के आप इसको देख सकते थे। तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स 4% इम्प्लीकेशन ऑन पर्सन नॉट इन ATL। अच्छा, जिसने फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया तो एग्जामिनर मार्क्स भी उसके इग्नोर कर देगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2C पे। Sunflowers engaged in the business of production and supply of edible. On 1st June, SL sold one of its office buildings to a commercial bank in Madan for rupees 130 million. The property was purchased by SL for rupees 100 million. Accounting tax WDV, SL recorded the gain of 45 million in its audited financial statements. However, the gain was not offered to tax in return. SL has received a notice. ठीक है भाई, क्या करेंगे इसका? अच्छा, ये तो बहुत आसान सी एडजस्टमेंट है, और ये तो सी एंटर के लेवल के ऊपर आती है कई मरतबा। देखो, नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है और बिल्डिंग है, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ऑफिस बिल्डिंग का डिस्पोजल बिजनेस इनकम में जाएगा या कैपिटल गेन में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑफिस बिल्डिंग है तो डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट का डिस्पोजल कैपिटल गेन में नहीं जाता, ये बिजनेस इनकम में ही जाएगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे सर, इसका गेन कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए स्पेसिफिक लॉ है और वो आपके जहन में ट्रिगर होना चाहिए। वो क्या लॉ है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसका गेन निकालेंगे, इसका गेन लॉस निकालेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है, वो रिप्लेस हो जाएगी कंसीडरेशन रिसीव्ड से। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रिप्लेस हो जाएगी कंसीडरेशन रिसीव्ड से। बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, कंसीडरेशन रिसीव भी तो कभी कॉस्ट से रिप्लेस होती है। सर किस केस में होती है? एक्सपोर्ट ऑफ एसेट आउटसाइड पाकिस्तान के केस में होती है, वो केस अलग है, लेकिन मिलता जुलता है ना। एक केस में कॉस्ट कंसीडरेशन रिसीव्ड से रिप्लेस हो रही है, एक केस में कंसीडरेशन रिसीव्ड रिप्लेस हो रही है कॉस्ट से। अब बच्चे क्या करते हैं, गुडमुड हो गया, मिक्सअप हो गया, वो ना करना। एग्जामिनर कह रहा है बच्चों ने मिक्सअप कर दिया, गुडमुड कर दिया, ठीक है भाई। हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंसीडरेशन रिसीव्ड से रिप्लेस होगी। उर्दू में, रोमन उर्दू में लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंसीडरेशन रिसीव्ड से रिप्लेस होगी, ठीक होगी बात। कैपिटल एसेट नहीं है और आप इसका गेन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मैं इसके ऊपर मजीद बहस नहीं कर रहा, वेरी वेरी इजी। अच्छा, फिर आता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में डिसमल परफॉर्मेंस थी और डिसमल परफॉर्मेंस थी ऐसे क्वेश्चन में जो कि आप खुद देख सकते हैं हाउ इजी इट वाज। क्वेश्चन 3 की बातें हम करेंगे, क्वेश्चन 3 की बातें करेंगे और थोड़ा सा क्विकली बातें करेंगे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 and rules made thereunder, briefly advise the tax treatment in each of the following independent cases. Also compute the amount of tax wherever applicable. ठीक है भाई। फिर the also is engaged in the manufacturing of sale of plastic toys in the process of अच्छा भाई, इंश्योरेंस क्लेम की बातें हो रही हैं, माल जल गया शायद, ऐसे ही है। रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड विच आर नॉट मेंट फॉर यूज। ठीक है भाई, फायर हो गई, जलजला आ गया, अर्थक्वेक आ गया। अच्छा, अब बात ये इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि एग्जामिनर का बताया हुआ ट्रीटमेंट, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बाहर तौर, उसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा,
लेकिन एक जो ट्रेडिशनल वर्डिक्ट है मेफेयर स्पिनिंग मिल्स वाला, उस केस में अगर ऐसे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उन गुड्स पर जो इनपुट टैक्स क्लेम किया जाता है वो रिवर्स नहीं होता। अच्छा, अब एग्जामिनर ने सजेस्टेड सोल्यूशन में लिखा कि भाई ये रिवर्स होना चाहिए, तो कभी कभी कहीं कहीं ऐसी जगह आती हैं जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ठीक है। सो और मैं हमेशा ये रेकमेंड करूँगा कि जब कभी भी ऐसी कोई चीज़ आ जाए पास्ट एग्जाम के अंदर या अभी के सोल्यूशन के अंदर, अगर ये कोई चीज़ आ गई लिखी हुई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और एग्जामिनर का एक ट्रीटमेंट आ गया उस सोल्यूशन के अंदर, तो फिर अगली दफ़ा आप उस ओपिनियन को अडॉप्ट कर लो। क्या बात समझ आती है? आप उस ओपिनियन को अडॉप्ट कर लो, ठीक है, मेरा ये ख्याल है। बहर तौर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। शब है Sohrab Private Limited, a registered person, is engaged in the business of manufacture and sale of foam and spring mattresses covered in third schedule. In November 2020, SPL imported 1600 square meters of high quality packing foam, underline कर लो इसको, packing foam, ठीक है भाई। अच्छा भाई, and supplied it to renowned packaging industry in Punjab at a special rate of itna. However, such foam is usually sold in the local market at a retail price of 1525 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा भाई, सबसे पहली बात तो ये कि इस पे एग्जामिनर कहता है कि स्टूडेंट ने जो मिस्टेक की है, जो मेजर मिस्टेक की है 3 के ए के अंदर, मैंने कहा आपको कि हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ज़रा सा, ठीक है, और जो एग्जामिनर का ट्रीटमेंट हो आप उसको फॉलो कर लो, क्योंकि अगली दफ़ा भी अल्लाह ना करे अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो एग्जामिनर यही ट्रीटमेंट फॉलो करेगा, सो यू शुडंट लूज योर मार्क्स, ठीक है भाई। सोहराब प्राइवेट लिमिटेड, इस केस के अंदर भाई ये जो पैकिंग फोम है ना, पैकिंग फोम जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए सप्लाई हो रहा है, ये पार्ट ऑफ थर्ड शेड्यूल नहीं होता, ठीक है भाई, नॉट पार्ट ऑफ थर्ड शेड्यूल, और इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स लगेगा, ठीक है, और आपको पता है मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स ऑफ 3%, ठीक है भाई, एट इंपोर्ट स्टेज। तो भाई ये इसका ट्रीटमेंट है, और ऑब्वियस ही बात है कि जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं और जिनको ये सारी बातें पता हैं उनके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, तो ये चीज़ें उसके लिए मुश्किल है, ठीक है भाई। क्वेश्चन 3C, मसाला प्राइवेट लिमिटेड इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, इसमें क्रेडिट नोट का तस्करा है। अच्छा, अब सेल्स टैक्स के अंदर यार क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट तो बिल्कुल यूँ समझ लो कि क्रेडिट नोट की रिक्वायरमेंट तो बेसिक सी चीज़ है बहुत यार, ये तो सी एंटर के लेवल पे इतना टेस्ट होती है, ठीक है। अब अगर इसके आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, तो क्या ये मुफ्त के मार्क्स नहीं है? ये मुफ्त के मार्क्स हैं सर, ये मुफ्त के मार्क्स हैं, ठीक है भाई। हमें पता है कि 180 डेज का क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर क्रेडिट नोट इशू कर दो, लेकिन सर 180 डेज कब एक्सपायर हो रहे हैं? देखो ज़रा, 26 मई को परचेज हुआ था और क्रेडिट नोट इशू हो रहा है 24 नवंबर को। सर 180 डेज एक्सपायर हो रहे हैं 22 नवंबर को, ठीक है। तो क्या क्रेडिट नोट इशू हो सकता है? कैन नॉट इशू क्रेडिट नोट, टाइम निकल चुका है, ठीक है, नहीं इशू नहीं हो सकता। लेकिन क्या सर एक्सटेंशन मिल सकती है इस टाइम की? जी मिल सकती है, ड्यू टू एनी स्पेशल रीजन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ अराउंड 180 डेज, ठीक है भाई, मिल सकती है एक्सटेंशन। तो ये आसान सी बात थी, एग्जामिनर कहता है बच्चों को ये नहीं पता था कि इसके अंदर एक्सटेंशन मिल सकती है, तो ये अफसोस की बात है, ठीक है। जहां जहां मार्क्स कट रहे हैं, जो मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये बेसिकली एग्जामिनर भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि यही मार्क्स कटे हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं, ठीक है। लेकिन इस पेपर डीब्रीफ का मकसद ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स इन गलतियों को पढ़ते ही नहीं है, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते ही नहीं है, तो क्वेश्चन को रीड करके कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा लिंक करके बताने का मकसद ये है कि भाई ये बेवकूफियां मत करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 सेल्स टैक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जनरली परफॉर्म वेल, ठीक है, लेकिन सेल्स टैक्स के क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर की चंद शिकायत रहती हैं, हर अटेम्प्ट में यही रहती हैं, इस अटेम्प्ट में भी यही रही हैं और आगे अटेम्प्ट में भी यही रहेंगी। वो क्या शिकायत है? सर कुछ चीज़ों के अंदर ना स्टूडेंट को पता ही नहीं होता
कि जो गुड्स हैं वो कौन से शेड्यूल में फॉल कर रहे हैं। जो इंपोर्ट हो रही है आइटम, क्या ये कमर्शियल इंपोर्ट है, और अगर कमर्शियल इंपोर्ट है तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। सर क्या ये जीरो रेटेड सप्लाई के शेड्यूल में फॉल कर रही है। हाँ, जीरो रेटेड सप्लाई के शेड्यूल में फॉल कर रही है। अच्छा, इसके अंदर फिर एक्सपोर्ट हो रही है थ्रू अफगानिस्तान, तो भाई अगर एक्सपोर्ट हो रही है थ्रू अफगानिस्तान तो उसके अलग प्रोविजंस हैं, यू शुड नो दोज प्रोविजंस कि क्या वो जीरो रेटेड ट्रीट होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। तो भाई ये आपको ख्याल रखना है, जीरो रेटेड के प्रोविजन आपको इन कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पता होनी चाहिए। अच्छा भाई, फिर कोई प्रोडक्ट का नाम ले लिया, हमें ये नहीं पता किस में फॉल कर रही है, वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है भाई। अच्छा, डिस्काउंट के इंपैक्ट्स, टैक्स का रेट लगेगा सर, डिस्काउंट कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, कौन सा डिस्काउंट है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, सेटलमेंट डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट है, क्या लेस करेंगे नहीं करेंगे। सर कहीं थर्ड शेड्यूल आइटम तो नहीं है, कहीं डिस्काउंट आउटसाइड नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर डिस्काउंट का इंपैक्ट, सॉरी डिस्काउंट की तो बात हो गई। थर्ड शेड्यूल आइटम के अंदर हम क्या देखते हैं, रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस पे आउटपुट टैक्स आ जाता है सर, रिटेल प्राइस पे। ठीक हो गई बात। डिस्काउंट का तस्करा हमने पहले ही कर लिया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें एग्जामिनर ने इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन किया है कि स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ये किस शेड्यूल में फॉल कर रहा है, ये वाली ट्रांजैक्शन जीरो रेटेड के एम्बिट से बाहर है, अफगानिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट हो रही है, इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। तो मसला उन बच्चों के लिए नहीं था जिन्होंने सेल्स टैक्स के शेड्यूल्स को प्रॉपरली स्टडी किया, या जिन्होंने खोल के देख लिया कि भाई ये चीज़ इधर फॉल कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक होगी बात। तो सेल्स टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आमतौर पर इसके अलावा कोई मसला नहीं होता, यही आइडेंटिफिकेशन इज द की, क्योंकि ट्रीटमेंट आपको पता है कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेकिन इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, नंबर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको ट्रीटमेंट गिवन है और आपको कहा क्या गया है, अंडर द प्रोविजंस एंड रूल मेड देयर अंडर कमेंट ऑन अबव टैक्स कंप्यूटेशन। नंबर्स इन्वॉल्व हैं, सवाल के अंदर इन्वॉल्व है, आपने कमेंट करना है सिर्फ। अच्छा, ये वो जगह है जहां पर स्टूडेंट्स आर वेरी वीक, ड्राफ्टिंग तो आती नहीं, अंग्रेजी तो अच्छी है नहीं, मार्क्स लूज कर देते हैं। जबकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आसान आसान कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ने गलत कर दिए। एग्जामिनर कहता है, एक कॉन्सेप्ट है फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, एग्जामिनर कहता है बच्चों को ये ही नहीं पता ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट अगर कैलकुलेट हुआ है और अमाउंट आ जाता है, और अगर कोई टैक्स क्रेडिट अनएडजस्टेड रह जाता है तो ना वो रिफंड होगा, ना कैरी बैक होगा, ना कैरी फॉरवर्ड होगा। स्टूडेंट ने मेंशन ही नहीं किया। भाई आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, इन एंटायरिटी क्यों कमेंट नहीं कर रहे हो आप यार, ये तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा, फिर जो नोट्स टू दी कंप्यूटेशन है, जो नोट्स टू दी कंप्यूटेशन है, ठीक है भाई, प्रॉफिट ऑफ ₹3.2 मिलियन ऑफ बहरेन ब्रांच एंड लॉस ऑफ 4.4 मिलियन, प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ ₹1.8 मिलियन पेड ऑन अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन रेजिडेंट बैंक। अच्छा भाई, प्रॉफिट ऑन डेट, लेकिन पे किसने किया है सर, रेजिडेंट पर्सन ने, पे रेजिडेंट पर्सन ने किया है। तो क्या ये पाकिस्तान सोर्स होगा? जी सर। अच्छा भाई, no withholding tax was deducted by ML while making payment of interest on loan, considering the bank does not have permanent stability, there is no double tax treaty। तो सर क्या withholding होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल होनी चाहिए थी। पाकिस्तान सोर्स था? जी बिल्कुल पाकिस्तान सोर्स था। ठीक है, बच्चों ने ये आइडेंटिफाई नहीं किया। अच्छा, 450,000 paid to a law firm in Netherlands for arranging the above loan facility and completion of all legal formalities relating to the loan. No withholding tax was deducted on the ground that both the bank and the law firm were based outside Pakistan. तो रेम्यूनरेशन पे कौन कर रहा है? पे कौन कर रहा है सर? पे तो सर ये रेजिडेंट पर्सन कर रहा है। ठीक है भाई, रेजिडेंट पर्सन कर रहा है। तो भाई जब रेजिडेंट पर्सन कर रहा है, पे रेजिडेंट पर्सन कर रहा है, तो विदहोल्डिंग करना उसकी जिम्मेदारी थी, और अगर उसने विदहोल्डिंग नहीं करी तो ऑब्वियसली बात है कि उसका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है भाई, ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम प्लस विदहोल्डिंग, इसके अंदर एरर्स, जिन बच्चों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं करी उन्होंने मार्क्स अपने ईजी मार्क्स लूज कर दिए।
अच्छा फिर देखो अगला वाला पॉइंट, एक्सचेंज लॉस ऑफ ₹120,000। हाँ ठीक है भाई, ये फॉरेन करेंसी लोन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी और एसेट अक्वायर किया है। अब इसका कितना सिंपल ट्रीटमेंट है यार, ये सी एंटर के लेवल के ऊपर आता है कि अगर कोई फॉरेन करेंसी में लायबिलिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी और उससे एसेट अक्वायर किया है, उसकी पेमेंट हो रही है, अब एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली बात है कि लायबिलिटी भी उससे एडजस्ट होगी और कॉस्ट की एसेट की कॉस्ट और WDV भी उससे एडजस्ट होगी। ठीक है भाई, तो FCY के इंक्रीज और डिक्रीज से तो जो एसेट है उसकी WDV कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है भाई, एडवर्स इम्प्लीकेशन है, फॉरेन करेंसी की एडवर्स मूवमेंट है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, WDV इंक्रीज हो जाएगी। फेवरेबल मूवमेंट है, कॉस्ट WDV डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों ने आइडेंटिफाई नहीं किया भाई, गलती करी। ठीक है भाई, इसके ऊपर एग्जामिनर नाराज है। अगला देखो, राइट फॉर यूज द ट्रेडमार्क फ्रॉम फ्रेंच कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 5 years। अच्छा, यहां पर एग्जामिनर क्या कहता है, यहां पर एग्जामिनर ये कहता है कि ये राइट फॉर यूज तो है 5 साल के लिए, 19 अप्रैल से मिल गया है, राइट फॉर यूज तो मिल गया है, लेकिन क्या यूज शुरू हो गया है? यूज शुरू नहीं हुआ। बच्चों ने क्या किया, अमोर्टाइजेशन की इंप्लीकेशन बताना शुरू कर दी। भाई अक्वायर हुआ है, यूज स्टार्ट थोड़ी हुआ है। जब से यूज स्टार्ट होगा तब से हम तो इसको अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे, जो कि अगले साल में 31 अगस्त से हुआ है। तो सर यूज ऑफ इंटेंजिबल, उसके बाद डेप्रिसिएशन शुरू होगी। कितनी सीली मिस्टेक है। ठीक है गई भाई। ऑन 1 जून 2021 ML सोल्ड 15625 शेयर इन, इसके पे भी थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसलिए मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। 4 पॉइंट देखो, ड्यूरिंग द ईयर ML इंपोर्टेड अ सेकंड हैंड इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 million, नो इनिशियल डेप्रिसिएशन, अलाउंस हैज बीन क्लेम्ड एज द इक्विपमेंट इज सेकंड हैंड। तो हमने कहा कि सर इम्पोर्टेड, अच्छा भाई, ड्यूरिंग द ईयर ML imported a second hand equipment at a cost of ₹5 million, no initial depreciation, allowance has been calculated as the equipment is second hand in nature। अच्छा, होता ये कि जब प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड प्रीवियसली इन पाकिस्तान हो ना, तब नहीं मिलता। अब अगर ये इम्पोर्टेड है ना, उस केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। स्टूडेंट फेल्ड टू रिकॉग्नाइज दिस। ठीक है भाई, इनिशियल अलाउंस इम्प्लीकेशन ये रॉन्ग कर दी उन्होंने। इट इंक्लूड्स राइट ऑफ। अब देखो राइट ऑफ और बैड डेट के कितने सिंपल प्रोविजन थे, एग्जामिनर कहता है बच्चों ने ये भी गलत कर दिए। ठीक है भाई, तो ये ना करो बेटा। हमें पता है कि बैड डेट का जो प्रोविजन होता है वो अलाउ नहीं होता, सिर्फ राइट ऑफ अलाउ होता है। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक्स ना करो बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 5 मार्क्स मुफ्ते का सवाल था, और जो बच्चे ऑडिट का पेपर देते हैं ना, ऑडिट का पेपर, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही हलवा सवाल था। इसमें एथिक्स से, ICAP कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऐसे सवाल जब भी आया करें, कोई थ्रेट तुमसे पूछी जाया करे, ज़रूर एक काम किया करो, ज़रूर एक काम किया करो कि जब भी कोई थ्रेट पूछी जा रही है ना, हमेशा बताओ थ्रेट है तो है, कौन सी थ्रेट है, विच थ्रेट, प्लस वाई इज इट अ थ्रेट, ये जरूर लिखना है आपने। सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, फेमिलियरिटी है, ठीक है, क्यों है, आप क्यों लगता है ये फेमिलियरिटी थ्रेट है, क्यों लगता है सेल्फ इंटरेस्टेड, क्या सेल्फ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, लिखना पड़ेगा। प्लस इवेल्युएट करने को दिया जाए तो सेफ गार्ड भी लिखो। एग्जामिनर कहता है बच्चों ने सेफ गार्ड नहीं लिखी क्योंकि बच्चे सेठ हैं, थक गए थे, पेपर में लिखते लिखते थक गए थे, तो उन्होंने सेफ गार्ड नहीं लिखे और वो चाह रहे थे कि 5 मार्क्स मुफ्त मिल जाए, हालांकि ये 5 मार्क्स थे मुफ्त के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एग्जामिनर कहता है कि बच्चों की पैथेटिक परफॉर्मेंस रही, पैथेटिक, ओनली 1% सिक्योर्ड पासिंग मार्क्स है क्या, FED का सवाल है। अब देखो एग्जामिनर FED से रिलेटेड कैलकुलेटिव एस्पेक्ट्स पूछ रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा घुमा भी रहा है, सो यू शुड बी वेरी विजिलेंट। ठीक है भाई, इसमें किन बातों का ख्याल अगर हम रख लेंगे, क्या शिकायत है एग्जामिनर की कि जिसके बाद हम अपने मार्क्स लूज करना छोड़ देंगे, इजी मार्क्स जो हम लूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से आइटम्स हैं विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी। नहीं पता, ऑडियंस सामने चेक कर लो यार अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है भाई, रेट क्या एप्लीकेबल है,
ठीक है भाई। फर्दर ड्यूटी है कब एप्लीकेबल है, किस पर एप्लीकेबल है, ठीक है भाई। कौन सी एफईडी सेल्स टैक्स मोड में है, कब एडजस्ट होगी, कब नहीं होगी। अब ये सारी बेसिक चीजें, तो जो बंदा प्रॉपरली क्लासेस ले रहा है, कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है और ऑर्डिनेंस भी उसके साथ है, तो यार क्या ये बेसिक चीजें वो दुरुस्त नहीं कर सकता। आप मुझे एक बात ये बताएं कि इस पेपर में कितने ऐसे एरियाज थे विच आर वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और एग्जामिनर कह रहा है कि यहां पर स्टूडेंट ने अपने मार्क्स को लूज किए। मतलब अगर ऐसा बच्चा 45-46 पे रुक रहा है और 2-3 मिस्टेक्स भी उसकी हो गई हैं, सो दिस इज अ डिजास्टर। तो बच्चों ये वो गलतियां थी। समरी डीब्रीफ का मकसद ये था कि हमारी आंखें खुल जाएं पेपर से पहले और हम इन गलतियों पर काबू पा लें। पेपर का पासिंग रेशो बुरा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर बहुत मुश्किल था। मेरे हिसाब से ये पेपर बहुत ज़्यादा डूएबल था, इजी था, कोई ऐसे मसले परेशानी की बात इसमें नहीं थी। इन सारी बातों के साथ इजाज़त चाहूँगा मैं। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि दिस वीडियो विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। किस तरह से अपनी गलतियों को काबू पाना है, थॉट प्रोसेस कैसे ट्रिगर करना है और इस पेपर को पास कैसे करना है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको इस पेपर में कामयाब करे, ना सिर्फ इस पेपर में, सीए के सारे पेपर्स में कामयाब करे, ना सिर्फ सीए के सारे पेपर्स में, ज़िंदगी के हर कदम पर आपको कामयाब करे, और ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि आखिरत में भी आपको कामयाब फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे और अपने सारे टीचर्स को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।